हेलो बच्चों, आप में से जो बच्चे जेईई 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पूरा पूरा साल किस तरह से प्लान करना चाहिए, उन्हें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां फिर से रिपीट नहीं करनी है, मैं इस छोटे से वीडियो के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे ये वाला वीडियो बनाना है, मगर हो सकता है कि वीडियो सिर्फ 15 मिनट का हो, लेकिन मुझे उसके सोचने में पूरा पूरा दिन भी लगा है। आई रियली होप दैट इट विल बी यूजफुल फॉर यू। आप आराम से पूरा अच्छे से सुनना, समझना, कुछ अगर वो चीज़ अच्छी लगे तो उसको लिखना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बोला गया है उसको आप पूरे साल भर फॉलो करना। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि सर आई विल ट्राई टू फॉलो मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आई से। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई स्पेसिफिक बात मुझसे या टीम से अगर पूछनी है तो बड़ा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ऑफ कोर्स ये सारी बात सुनने के बाद। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कोई और स्पेसिफिक बात करनी है तो एक गूगल फॉर्म भी बेटा मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन कमेंट के अंदर होगा, उसमें आप अपने सारे के सारे डिटेल्स फिल कर देना। उसके हिसाब से हम आपको एक ऑडियो मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू रिप्लाई कर देंगे एक ही दिन के अंदर। सबसे पहली बात, जैसे मैंने एक बार बेटा पहले भी शायद डिस्कस किया था कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए। जो बच्चा बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल है, जिसको लगता है कि यार इस साल क्लास 12th के साथ मेरी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जो कॉलेज मिल रहा है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है मेरे टैलेंट को या फिर मेरी प्रोफेशनलिज्म को, मेरी मेहनत को, एंड आई कुड डू बेटर, है ना। वो कोई बच्चा ऐसे भी हो सकता है जिसके लेट्स से कि 98 परसेंटाइल आया हो, लेकिन उसको लगता है कि यार इस परसेंटाइल पर जनरल कैटेगरी में जो एनआईटी ट्रिपल आईटी मुझे मिले कि मैं शायद उससे बेटर कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स बड़ा वाला बच्चा ड्रॉप की तरफ जा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेशनल होना काफी नहीं है ना। आपको इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अल्टीमेट हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। जो बच्चा एस्पिरेशनल है और हार्ड वर्किंग है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा ड्रॉप ले, बाकी बेटा बच्चे ड्रॉप ना ले। ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। किसको ड्रॉप अवॉइड करना चाहिए? एक तो बड़ा जिस बच्चे ने क्लास 12th के साथ ही अपनी पीक परफॉर्मेंस दे दी हो उसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो ऐसा कहते कि सर ना मेरी पीक परफॉर्मेंस तो नहीं थी, बट सर मुझसे 10 महीने 12 महीने नहीं पढ़ा जाएगा, है ना, उसको भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जो बच्चा सोशल मीडिया के चंगुल के अंदर फंस चुका है और उसको लगता है कि यार मैं नियर फ्यूचर के अंदर बाहर नहीं निकल पाऊंगा, उसको भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि बेटा कई बार ऐसे बड़े जाल में से निकलने में समय लग जाता है। सो ड्रॉप ना लेके बेटा आप कॉलेज जाए और वहां पर वर्क करें कि यार इस सोशल मीडिया के जंगल से थोड़ा सा कैसे बाहर निकले, टाइम वेस्टिंग वाले जोन से कैसे बाहर निकले। एक जो बच्चा ऐसा भी है जिसने 11th 12th क्लास में खूब बढ़िया पढ़ाई की है, अच्छी खासी पढ़ाई की है, और उसके बावजूद उसके बेटा मान लो कि ना जेईई मेन 1 में, जेईई मेन 2 में, बिट सेट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रही है कि 2 साल पढ़ने के बाद भी 60% आ गया, और है ना अपर अटेम्प्ट के अंदर भी 60% आ गया, और मान लो कि बिट सेट के अंदर रिलेट से कि ऐसे 120 130 के आसपास स्कोर आ गया पढ़ने के बाद, उस बच्चे को भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इट मींस दैट, ऑफ कोर्स मैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चे बात कर रहा हूँ, इस बात का मतलब ये कि हम शायद इस चीज के लिए नहीं बने एंड वी शुड मूव ऑन। एक बात हो बेटा, ड्रॉप ईयर में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरुआत में लिख देता हूँ कि ड्रॉप ईयर जो ना ये बस एक सेकंड चांस है, ये सक्सेस की गारंटी नहीं है। अब कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि ना सर मैं क्लास 12th के साथ 97 परसेंटाइल ले आया था, अब मैंने ड्रॉप ले लिया तो अपने आप ही परसेंटाइल 99 पहुंच जाएगी। नहीं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चा क्लास 12th के साथ 97 परसेंटाइल लेके आता है और बाद में ड्रॉप लेने के बाद 96.5 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल भी लेकर आता है। सो ड्रॉप लेना doesn't have the guarantee to succeed. एवरीथिंग शुड बी राइट टू सक्सीड। आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, जो ऑफकोर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको बड़ा सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, थ्योरी पर काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपके मन मुताबिक रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉपर बच्चा अच्छा नहीं करता, अच्छा करता है। जैसे मैंने बड़ा एक रफली मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो जेईई का एग्जाम देते हैं उसमें से नियरली 15 से 17% के आसपास जो बच्चे हैं वो ड्रॉपर होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आईआईटीज और एनआईटीज पहुंचते हैं उनमें से 45 से 50% के आसपास जो बच्चे होते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं। इट मीन्स दैट ऑफ कोर्स ड्रॉपर बच्चे की सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे सक्सीड होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बड़ा मक्कारी करेंगे और उसके बाद उनको सक्सेस नहीं मिलेंगी, ऐसे बच्चे भी होंगे, हर तरह के केसेस होते हैं। आपका जो सेकंड चांस है, जो ड्रॉप है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा, बड़ा सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप ये कहो कि देखो सर मेरी है ना 80,000 रैंक आ चुके हैं, मेरी 8,000 रैंक नहीं आई लेकिन मेरी 80,000 रैंक आई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस बच्चे की एक्चुअल में 8,000 रैंक आ रही ना, वो कितनी मेहनत करता है, वो कितना कंसिस्टेंट है, वो कितना प्रोफेशनल है, वो कितना प्रैक्टिकल है, उसमें और मुझ में कितना गैप है, और मैं अगले इस पूरे के पूरे 1 साल के अंदर इस गैप को फिल करने के लिए रेडी बैठा हूं। तो वो एक्नॉलेज करे कि उससे क्या क्या गलतियां हुई है और वो जो गलतियां हैं उस पर वो काम करने के लिए रेडी रहे। तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना और उन गलतियों पर काम करने के लिए रेडी रहना इज ऑफ कोर्स द स्टेप नंबर 1। दूसरा बेटा, ये
सेकंड जो आपका जो ड्रॉप ईयर है वो आपके लिए तभी काम कर पाएगा जब आप अगले 10 से 13 महीने, 10 महीने बड़ा उस बच्चे के लिए जो सिर्फ और सिर्फ जेईई स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं, 13 महीने उस बच्चे के लिए जो एडवांस के लिए जा रहा है। जब आप अगले 10 से 13 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शुरुआत में 1 महीने पढ़ाई की फिर औकात में आ गए, फिर किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो फिर 1 महीने पढ़ाई कर ली फिर औकात में आ गए, ऐसे नहीं चलेगा। पूरे के पूरे 10 से 13 महीने के आसपास अगर कंसिस्टेंटली पढ़ोगे देन ओनली दिस जंप विल अकर। कहाँ से? 80,000 से 5,000, 80,000 से 4,000। ऐसे मैंने एग्जांपल देखे, हर साल देखता हूँ कॉम्पिटिशन में, खूब सारे बच्चे देखे। 80,000 से मैंने इवन लास्ट ईयर तो शायद कोई 2-2,500 के रैंक के आसपास में बच्चा कूदता हुआ देखा है। ठीक, सो इट विल वर्क ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट एनफ टू वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज बड़ा ऑफ कोर्स है ना, आपको पूरे के पूरे साल भर बड़ा हेल्दी रहना है, अपने मेंटल फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना है एंड स्टे प्रैक्टिकल। ठीक है, मेरे पास इतना समय बचा है, इस समय में इतना ही काम हो पाएगा, मुझे अपने थाली के अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है ना, मतलब मुझे उतने ही सवाल करने जितना टाइम परमिट्स है, मुझे सिलेबस के हिसाब से चलना है, मुझे परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है एंड समथिंग लाइक दैट। उससे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स बनना ही पड़ेगा। व्हाट टू डू इन ड्रॉप ईयर? सबसे पहली बात बेटा, ऑफ कोर्स वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी फर्स्ट। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जो मैं आजकल बड़ा फोन वगैरह उठाता हूँ, व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरी थ्योरी थोड़ी डन है। कुछ बच्चा ऐसा जो कहेगा कि सर मेरी थ्योरी बिल्कुल डन नहीं है। जिस बच्चे की थ्योरी डन है, लेट से बच्चा ऐसा कह रहा है कि सर मेरे ये 30% टॉपिक डन है, तो आप उन 30% टॉपिक के सीधे क्लास नोट्स पढ़ के प्रैक्टिस पर फोकस कर सकते हो। जिस बच्चे के 0% थ्योरी डन है, वो बड़ा ऑफ कोर्स सारी ही क्लासेस अटेंड करेगा। तो इन दोनों बच्चों में डिफरेंस आ गया, इन दोनों बच्चों में डिफरेंस आ गया। जिस बच्चे को बिल्कुल थ्योरी नहीं आती, उसे सारी के सारी क्लासेस ही शुरू से लेकर आखिर तक अटेंड करनी है और उसके बाद उन क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। लेकिन कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को तो ना बड़े आराम से सर काइनेमेटिक्स बढ़िया से आता, तो वो क्या करे? वो काइनेमेटिक्स के जितने भी क्लास नोट्स हैं ना, उनको फटाफट निपटाएगा, फिर देखेगा कि यार ये वाला टॉपिक कुछ नया नया लगा, ये जो रैट कैट वाला तो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ वो लेक्चर में सिर्फ रैट कैट प्रॉब्लम पे लेक्चर पे जाएगा और वहां से पढ़ेगा एंड दैट्स इट, हो गया उसका काम। उसके बाद वो सीधे के सीधे क्लास नोट्स पढ़ने के बाद सवाल करने पे आएगा, और सवाल करते वक्त अगर मान लो कि उसके एक्सरसाइज 1 और जेईई मेन के बुकलेट के अंदर 70% से अधिक क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं, इट मींस दैट कि अब उसको जो कुछ सीखना है वो सवाल करते करते सीख जाएगा, क्लास नोट्स पर उसको क्लास को पूरा अटेंड करने की उसको जरूरत नहीं है। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस है, ध्यान। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लेना, लेकिन अटेंड लेक्चर्स रेगुलरली, बेटा रेगुलरली सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। सारे लेक्चर किसको अटेंड करने हैं? जिसकी थ्योरी बिल्कुल डन नहीं है, जिसकी थ्योरी कुछ कुछ डन है, पार्शियली डन है, 20%, 30%, 25% डन है, वो अपने बाकी वाला जो पोर्शन है उसके लेक्चर्स को अटेंड करे और इनके पीडीएफ प्लस ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से सारा सारा काम चला ले। ठीक, नेक्स्ट इज जब भी बड़ा मौका मिले तो क्लास नोट्स के जो नोट्स बड़ा उनको आप लगातार रीड करते रहें और एनसीईआरटी रीड करने की भी आदत बड़ा कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो रखे। मैथमेटिक्स में हो सकता है कि एनसीईआरटी रीड करना इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहता है। फिजिक्स के अंदर खास तौर से बड़ा जो मैग्नेटिज्म के अंदर अगर देखें तो बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर हो गया, इवन थर्मो वाला जो सेक्शन हो गया वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहो तो बड़ा उसको एनसीईआरटी से रीड जरूर करें। नोट्स बनाने के अंदर इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि जिन बच्चों ने 11th 12th क्लास के अंदर अच्छे से पहले से अगर नोट्स बना रहे हैं और उन्हें प्रॉपर बढ़िया तरीके से नोट्स बना रखे, तो इस साल सिर्फ और सिर्फ उन नोट्स को एडिट ही करें। कोई अच्छी नई इन्फॉर्मेशन लगी हो तो सिर्फ और सिर्फ उस नई इन्फॉर्मेशन को अपने पुराने वाले नोट्स के अंदर एम्बेड कर दें, काफी है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 11th 12th क्लास में अगर नोट्स नहीं बनाए तो मैं कहूंगा कि बेटा आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करो और नोट्स बनाने की कोशिश करो। ऑल्दो अगर कोशिश करने के बाद भी ऐसा लगे कि सर नोट्स बनाने के अंदर ही मेरे नियरली 8 घंटे लग जाते हैं, बट फिर ऑफ कोर्स आप जो पीडीएफ नोट्स हैं उनसे काम चलाओ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि जिस बच्चे ने 11th 12th क्लास में अगर नोट्स नहीं बनाया वो क्या कर सकता है कि ना पहले पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया, फिर पीडीएफ से लिख लिया। मैं लिखने को इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि जब बच्चा लिखता है ना तो वो और सोचता है और उसके दिमाग के अंदर और बेटर तरीके से बातें बैठती है। जिस बच्चे ने 11th 12th क्लास में पहले से खुद के नोट्स बना रखे हैं वो ऑब्वियस बात है कि उसने वो सारी बातें पहले से दिमाग में उसके बैठ रखी है, और जब उसके अंदर वो नई इन्फॉर्मेशन को एम्बेड करके लिखेगा तब उसको पुरानी चीज़ में सारे रिकॉल हो जाएगी, तो उसका तो काम चल जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने 11th क्लास में और 12th क्लास में अगर नोट्स नहीं बनाए, वो बेटा अगर हो सके तो हल्के फुल्के नोट्स बनाने की कोशिश करे, और अगर कोशिश करने के बाद भी अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है देन ऑफ कोर्स यू कुड गो फॉर पीडीएफ। ठीक है, मैं एक बात और कहूंगा, तीनों की जब थ्योरी निपटा रहे हो तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा हल्का डिफरेंस है, हल्का डिफरेंस है। जैसे केमिस्ट्री बेटा ऑफ कोर्स उसके अंदर एनसीईआरटी की जो मास्टरी है ना वो काफी प्रीडोमिनेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी इररिलेवेंट है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी पर जो मास्टरी है वो ज्यादा काम है।
केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी होती है इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स बेटा केमिस्ट्री के अंदर जो आपका दिमाग है ना, उसमें आपको बात फिट करनी पड़ेगी कि आपको कई चीजें मेमोराइज करनी ही पड़ेगी। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में है ना चीजें मेमोराइज नहीं करनी पड़ती, वहां भी मेमोराइज करनी पड़ती है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। और बच्चा कहेगा सर मेरे को याद करना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो पढ़ना भी नहीं लग रहा, लेकिन हमें अगर किसी अच्छी आईआईटी, अच्छी एनआईटी, अच्छी ट्रिपल आईटी, अच्छी ब्रांच में अगर जाना है तो चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं, वहां पर हमें कई बार ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते। टोटली फाइन, नो इश्यूज। तो आप बड़े आराम से जब भी कोई केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ऐसा हो जहां पर आपको याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, इट्स टोटली फाइन, बी प्रोफेशनल। यहां पर अपने शौक से नहीं पढ़ रहे हैं, हमें तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि ना अच्छी आईआईटी जाना है, अच्छी एनआईटी जाना है, हमें लोगों से बेटर करना है, तो ऑब्वियस बात है कि हमें रटना पड़ेगा, तो हम रट भी लेंगे। इसी तरह से इसी तरह से जो फिजिक्स की जो थ्योरी है, फिजिक्स की जो बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसमें बड़ा ऑब्वियस बात है कि सॉरी बड़ा अगर फिजिक्स की और थ्योरी बात करूं, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा ये प्रीडोमिनेंट रहेगा। प्लस ऑफ कोर्स बड़ा न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा रोल आपके पास रहेगा, चाहे आप जेईई का एग्जाम देख लो, बड़ा एडवांस का एग्जाम देख लो, दोनों में आपको आइडिया लग जाएगा, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासा इंपॉर्टेंट में रहते हैं। मैथमेटिक्स में बड़ा प्रैक्टिस प्लेज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रोल। हालांकि अगेन सब में ही प्रैक्टिस प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। एंड द रीजन इज कि बेटा उसके अंदर बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, और वो मैनिपुलेशंस इंसान प्रैक्टिस से ही सीखता है। आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई बच्चा ना सवाल को फट से पढ़ता है और वो कर देता है, और वही वाला सवाल हमसे नहीं हो पा रहा था। उसने वो वाला सवाल इसलिए कर लिया क्योंकि उसने उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रखा है, उसने वैसा सवाल या वैसी मैनिपुलेशन उसने पहले से कर रखी है, उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। मैंने x नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रखे हैं और उस बच्चे ने 5x नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसके पास पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए जो डेटा है वो ज्यादा है, और वो ज्यादा डेटा के ऊपर खेलता है। जो कंपटीशन के बच्चे हैं, जो प्रवीण वगैरह से पढ़ रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स के अंदर ये जो प्रैक्टिस है या जो पैटर्न का रिकॉग्निशन है या फिर जो मैनिपुलेशन है, ये सवाल करने से सीखोगे। और ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट सवाल कौन से हैं? जेईई के पीवाईक्यूज हैं। तो बड़ा अगर आप प्रवीण वगैरह से अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि आपको ना पीवाईक्यू एक्सप्रेस का सोल्यूशन मिल रहा होगा, जिसमें हमने कोशिश की कि हर सवाल 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाए। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल हैं, लेट्स से कि ना कोई चैप्टर आप पढ़ने गए और उस चैप्टर के अंदर 200 सवाल हैं, लेट्स से कि जेईई की पीवाईक्यूज 2019 से लेकर 26 तक, 200 के 200 सवालों को फटाफट पीवाईक्यू एक्सप्रेस से देख देख के निपटा दिया। अब 200 सवाल में 200 मिनट लगेंगे पीवाईक्यू एक्सप्रेस से निपटाने में। अब होगा क्या कि उन सवालों का जब सॉल्यूशन पढ़ा तो बड़े मतलब सर ने ऑफ कोर्स आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाया, तो आपको बड़े आराम से दिमाग में फिट बैठ गया कि यार ये वाला सवाल ऐसे करना है, ये वाला सवाल ऐसे करना है, ये वाला सवाल ऐसे करना है, इसमें ये वाली मैनिपुलेशन है, इसमें ये वाली कैलकुलेशन है, ये वाला पैटर्न अगर वापस दिखेगा तो मैं ये वाला सवाल ऐसे से कर दूंगा। ऐसे करते करते वो बड़े आराम से धीरे धीरे उसको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये वाले सवाल कैसे कैसे करने होते हैं। उसकी किटी के अंदर लगातार बड़ा तर्कश के अंदर लगातार तीर उसके लगातार बढ़ते चले जाते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा मैथमेटिक्स के अंदर आप इस तरह का चीज कर सकते हो। हालांकि ये जो बड़ा मैंने पीवाईक्यू एक्सप्रेस का है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका यूज थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि बड़ा यहाँ पर मैनिपुलेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, कई सवाल बड़ा बनते तभी हैं जब पहले से देख रखी हूँ, मैथमेटिक्स में खासतौर से, है ना, होती है बेटा ऐसे, क्या करें ना। नेक्स्ट इज बेटा अगेन पूरे दिन को किस तरह से प्लान करें। बेटा रफली मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 12 घंटे पर डे की बेटा पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती ही है। एंड अगेन तभी ड्रॉप लें बेटा जब आप ना दिन में 10-12 घंटे के आसपास की इफेक्टिव एफिशिएंट पढ़ाई दे सको, तभी ड्रॉप लें। ऐसे नहीं कि बैठ गए कि सर ने बोला है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, तो बस आलती पालती मार के बैठ गए कि सर ने 12 घंटे बोला तो 12 घंटे बैठना है, सामने किताब खोल ली बस बैठे। एफिशिएंट पढ़ाई चाहिए, पूरा फोकस पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर ही होना चाहिए। मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, नोटिफिकेशन पे नहीं, बल्कि पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। पढ़ाई को 10 से 12 घंटे देने हैं, फोमो को 10-12 घंटे नहीं देने हैं, फोन को नहीं देने हैं, डे ड्रीमिंग को नहीं देने हैं। पढ़ाई को 10 से 12 घंटे के आसपास का समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सिलेबस तो है ही यार, क्या करे बेटा, सिलेबस तो 2 साल का एग्जाम कंप्लीट करना है ही ना, तो ऑब्वियस बात है कि 10 से 12 घंटे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगेन इसमें बच्चे की रिसेप्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, वो बातों को जल्दी समझ जाता है, तो वो कम समय के अंदर भी काम चला सकता है। लेकिन ये बात भी तो सही है कि वो लेट से कि वो बच्चा, उसकी रिसेप्टिविटी तेज है, वो जल्दी समझता है, जल्दी सवाल करता है, फास्ट करता है, और वो कहते हैं कि सर मेरा तो ना 7 घंटे में काम बन गया, टोटली फाइन। लेकिन जरा आप इस बात को सोचो कि उस 7 घंटे के बाद अगर आप हल्का सा एक आधा घंटा अगर और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, ज्यादा मैनिपुलेशन करोगे, अपने आईक्यू पर, एप्टीट्यूड पर, टेस्टिंग स्किल्स पर और ज्यादा काम करोगे, तो ऑब्वियस बात है कि अगर लेट्स से कि आप 2000 रैंक पर पहुंच रहे हो, तो हो सकता है कि आप 200 रैंक पे पहुंच जाओ। तो हार्डवर्क ऑलवेज पेस। हर बच्चे को मेरे ख्याल से 10-12 घंटे के आसपास स्ट्रेच करना चाहिए, ऑफ कोर्स, बट विद सम ब्रेक्स इन बिटवीन। अपने बेटा दिन को 3 चीजों के अंदर डिवाइड करना है।
थ्योरी पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में और रिवीजन करने में। रफली बेटा जितना टोटल आप समय दे रहे हो उसमें से 40 से 50% समय आपको थ्योरी को देना है, जिसमें नोट्स मेकिंग, क्लास अटेंड करना सब हो गया। 12 घंटे कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसे बेटा नियरली 6 घंटे 5 घंटे के आसपास उसे थ्योरी को देने हैं। 6 घंटे मतलब 50% उस बच्चे को देना है जिसने पूरे साल भर 11th 12th क्लास में जिसकी थ्योरी कमजोर थी, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने थ्योरी पहले से पढ़ रखी और उसको लगता है कि इसमें 20-30% थ्योरी पहले से कर चुका हूं, वो 40% अगर टाइम भी देगा, मतलब 12 घंटे अगर पढ़ रहा है तो सिर्फ 5 घंटे अगर थ्योरी पढ़ेगा तब भी वो काम चला सकता है, ठीक है, क्योंकि बेटा उसको ऑफ कोर्स टोटल थ्योरी बाकी बच्चों के मुकाबले कम पढ़नी है ना, इसलिए, ठीक है। तो आप नियरली अगर कोई बच्चा अगर 12 घंटे अगर पढ़ रहा है तो मैं कहूंगा कि नियरली 5 to 6 आवर के आसपास आपको थ्योरी को समय देना चाहिए। बेटा 5 आवर्स को खुद किसको, जिसकी बेटा थ्योरी का 20-30% हो रखा है और जिसका बेटा थ्योरी का कोई पोर्शन नहीं हो रखा, सब कुछ पढ़ना ही है उसको 6 घंटे के आसपास समय थ्योरी निपटाने में देना चाहिए। प्रैक्टिस करने में, सवाल करने के अंदर बेटा आपको बाकी का जो 40-50% के आसपास जो समय है वो देना चाहिए और रफली बेटा रिवीजन को 5 से 10% के आसपास का समय देना चाहिए। दिन में बेटा अगर मान लो कि लेट से क्या 12 घंटे अगर पढ़ते हो तो रफली बेटा 1 घंटे के आसपास का समय आपको रिवीजन को देना चाहिए। हालांकि शुरुआत के अंदर ये जो 1 घंटे का जो रिवीजन वाला जो समय होगा ये यूज का ही नहीं है भाई। शुरुआत में तो जस्ट सिलेबस स्टार्ट हो तो क्या रिवाइज कर लोगे, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप बोलोगे सर 10 मिनट रिवीजन से काम बन गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा जैसे अगर तुम 1 महीने तक चलाओगे ना, उसके बाद लगातार जो डन सिलेबस है उसकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और फिर उस केस में ऑफ कोर्स रिवीजन में हो सकता है कि 1 घंटा भी कम पड़ जाए, है कि नहीं। और उस 1 घंटे में वो वाला दिन भी आ गया कि कल एग्जाम है तो आज बेटा मुझे लगातार 3 घंटे लगातार रिवाइज करना पड़ रहा है। तो जो मैंने ये जो बोला है कि 10% के आसपास आपको समय देना है, ये ओवरऑल बोला है कि पूरी की पूरी पढ़ाई का लगभग 10% के आसपास समय रिवीजन को देना है। उसमें ऑब्वियस बात है कि जिस दिन आपके इंस्टीट्यूट के टेस्ट होंगे उससे 1 दिन पहले हो सकता है कि आपको 4 घंटे रिवाइज करना पड़े, है कि नहीं बेटा। और तो मैंने रफली बेटा आपको ये रिवीजन का समय बताया है। वीकली प्लानिंग के अंदर बेटा कुछ बातों का ध्यान रखें। है वीकली टारगेट्स, मुझे इस वीक के अंदर ये वाली चीजें निपटानी है बेटा, उसका टारगेट रखें। अगर आप बेटा लेट से प्रवीण बैच के वगैरह के बच्चे हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स पूरे मंथ का प्लानर अगर आपके पास आता है, आपके पास पूरे वीक का प्लानर आता है बेटा, उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे आप तो उसी को ही फॉलो करना है। हाँ, आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा समय हो तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि आप पीछे से जो चैप्टर्स आए जो आपको बड़ा मेरे ख्याल से ऑन ट्रैक बैच में एक्सेस मिलता है तो वहां से बस स्टार्ट करना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि हमने जो प्लानर दे रखा है ना वो प्लस आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर उसमें एम्बेड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उनको आप पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि हाँ मुझे ये वाली चीजें निपटानी है, ये वाली चीजें कॉम्पिटिशन मेरे जो सर बता रहे हैं उनके हिसाब से, और ये चीजें मुझे मेरे हिसाब से खुद ऐड करनी है। तो बेटा वो कहां से कर सकते हो, ऑन ट्रैक मैथ से। वीक के अंदर बेटा कोशिश करें कि आप बेटा वीकली टारगेट्स बनाएं और उनको फॉलो करने की कोशिश करें कि बेटा कोई ना कोई आपके मॉक टेस्ट बेटा वीक के अंदर हो ही हो। एंड बेटा थर्ड पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई बैकलॉग हो तो उसी वीक निपटा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बैकलॉग जो ना वो थ्योरी का बैकलॉग है। क्या ना, थ्योरी में कोई लूप होल नहीं रहना चाहिए। पता लगा कि मैं थ्योरी के अंदर एक लेक्चर लेट हो गया तो उसको बेटा उसी वीक के अंदर निपटाना है, ठीक है। और अगर थ्योरी का बैकलॉग नहीं है और मान लीजिए कि प्रैक्टिस का अगर बैकलॉग है तो कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस का बैकलॉग उसी वीक के अंदर निपटा लें। तो वीक के अंदर लास्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये सारे काम आपके डन है। नेक्स्ट इज बेटा ड्रॉप ईयर में और किन बातों का ध्यान है, प्रैक्टिस रिलेवेंट मटेरियल। बेटा मैंने कहा ना हमें ड्रॉप ही इसलिए करना पड़ रहा है कि हम 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखते रह गए। आप कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, टीचर पढ़ा रहा होगा, आप उसको देख रहे होंगे। ऑनलाइन अगर पढ़ रहे होंगे तो अगेन मेरे जैसे किसी टीचर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जिस तरह से बड़ा मूवीज को देखते हैं वैसे आपने पूरे लेक्चर देख लिए होंगे। लेकिन साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये चीजें समझ में तभी आती हैं जब हमने कोई चीज सीखी हो, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करें तब। और इंप्लीमेंट कब होगा, मटेरियल पे, सवालों पे। तो डू एज मेनी एज प्रॉब्लम्स। मैं तो 5 बातें सिखा सकता हूँ क्लास के अंदर, बाकी जो 45 बातें हैं वो तो सवाल करके सीखोगे। चाहे वो बेटा आपके पास जो मटेरियल पहुंचा है उससे आप सवाल करो, चाहे आपके पास जो टेस्ट आएंगे उससे सवाल करो, उन सवालों से ही बेटा बाकी बातें आप सीखोगे। तो डू एज मेनी एज प्रॉब्लम्स। और बेटा प्रॉब्लम्स के अंदर कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉलो योर इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। जिस भी आप संस्थान के अंदर हैं आप अपने संस्थान के मटेरियल को फॉलो करें। वो आपकी थ्योरी के हिसाब से कोहेरेंट है, वो टेलरली मेड फॉर यू है, आप उसी को ही फॉलो करें। अपने हिसाब से बेटा इधर उधर किसी बुक पर भागने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। बेटा मेंस की अगर मैं बात करूं तो 19 से लेकर 26 के जो पीवाईक्यूज हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांस की अगर बात करूं तो 2006 से लेकर 2025 के बेटा एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेंस में 19 से पहले जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बेटा 40 ईयर्स बुक और बहुत कुछ लिखा रहता है, कोई आवश्यकता नहीं है। एडवांस में 6 से पहले जाने की अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बड़ा पीवाईक्यूज है और ये कर लेना। अब बच्चा ये कह सकता है कि सर
पीवाईक्यूज अगर मैं मेंस की अगर देखूंगा तो 19 से 26 तक पर सब्जेक्ट 4000 के आसपास पीवाईक्यूज हैं। सर 4000 पीवाईक्यू अगर मैं करूंगा, पीवाईक्यूज ही करते रहूंगा, तो बाकी सवाल कैसे करूंगा? बाकी सर फ्रेश क्वेश्चन दो चाहिए मेरे को। तो मैं कहूंगा कि बेटा फिर एक काम कर, तो सारे के सारे सवाल मत कर, तो उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर ले। सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए जैसे बेटा आपने कंपटीशन किया ना, एक बुक आती है जो बेटा हमारे बैच वाले जो बच्चे होंगे ना, उनके पास बेटा ये वाली बुक अपने आप ही पोस्ट से पहुंच जाएगी। बाकी बच्चे बेटा कंपटीशन की एक मस्ट डू PYQ बेटा नाम से बुक होगी, वो बेटा लेना चाहे अमेजन से ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। उसमें रफली बेटा पर चैप्टर में 35 के आसपास क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन कौन से हैं? ये क्वेश्चन वो हैं जो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिपीटेटिव है, और जिन क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कवर हो जाए, वो क्वेश्चन हमने बेटा जानबूझ के लिए रखे। तो हो सकता है कि एक्चुअली चैप्टर के अंदर 220 सवाल हो, उसमें से हमने वो वाले 35 सवाल छांट लिए जिससे सारे फॉर्मूले बच्चे के रिवाइज हो जाए। ठीक, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर बेटा आपको कि नहीं समझ तो सारी पीवाईक्यू करूं, तो और अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगेन जो बेटा मटेरियल करें उसमें ऐसा नहीं कि सीधे टफ वाले सवाल पे गए और वहां पर हाथ जला लिए और उसके बाद कह रहे हो मेरे से सवाल तो बन नहीं रहे, मैं तो नालायक हूं, मैं तो निकम्मा हूं, मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, मैं तो एकदम इस बार वापस से निपटूंगा। अरे भाई टफ क्वेश्चन पे सीधे नहीं जाना, आपको बिल्कुल ग्रेडेड तरीके से जाना है। जो मटेरियल है बेटा आपके पास, जो भी आपके इंस्टीट्यूट ने मटेरियल प्रोवाइड कराया होगा, वो बिल्कुल ग्रेडेड है। पहले ईजी करो, फिर मॉडरेट करो, और फिर समय मिले तो टफ पर जाओ। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो बड़ा हमारे बैच वाले बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले आपको बड़ा इसेंशियल शीट की एक्सरसाइज 1 करनी है। उसके बाद जो जेई मेन की बुकलेट है बेटा, जिसको मैंने मस्ट डू पीवाईक्यू बोल रखा है, आप उसको करेंगे। इसको करने के बाद आप जो डीपीपी के अंदर जो जेई मेन वाले जो डीपीस है वो करेंगे। उसके बाद आप इसेंशियल शीट की एक्सरसाइज 2 करेंगे। उसके बाद आप बेटा जेई एडवांस की एक बुकलेट होगी जिसमें जेई एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको करोगे। उसके बाद आप डीपीपी करोगे, जो जेई एडवांस वाले डीपीस हैं वो करोगे। और लास्ट में अगर टाइम मिलता है, जिसका कोई चांस नहीं है, दैट इज बेटा एक्स्ट्रेज, उसको बेटा सबसे लास्ट में करो। ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। हर इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी बेटा कोई ना कोई सीक्वेंस होगी। आपको सीक्वेंस के हिसाब से चलना है बेटा, आपको ऐसे टू एंड फ्रो मोशन नहीं करना। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई बच्चा बोलते कि सर मैं जिस इंस्टीट्यूट के अंदर 11th-12th क्लास में पढ़ता था सर, मैं वहीं से ड्रॉप ले रहा हूँ, और सर 11th-12th क्लास के साथ जब मैं पढ़ा था ना, तो सर मेरे से एक्सरसाइज 1 से सारी हो गई थी। अब सर क्या मैं एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। फिर आप क्या करो कि जेई मेन के पीवाईक्यूज कर लो और सीधे एक्सरसाइज 2 पे जंप कर लो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक, अगेन बेटा अगली बात बेटा जो ड्रॉप ईयर में करनी है, जो हमने बेटा 11th-12th क्लास में नहीं किया, हमें लगातार रेगुलर टेस्ट देने हैं। रेगुलर टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं पहले सिलेबस निपटाऊंगा फिर टेस्ट दूंगा, तो इससे अच्छा मैं आज ही बोल देता हूं, जो कॉलेज मिलती है वो ले लो। लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड। अगर आप आज के दिन अगर ये सोच रहे हो कि सर मैंने एक नया प्लान बनाया है और ऐसा प्लान आज तक किसी बच्चे ने नहीं बनाया है। प्लान दरअसल ऐसा है कि मैं पहले थ्योरी निपटाऊंगा, फिर मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा, फिर लास्ट के महीने में मैं टेस्ट दूंगा बैंकर तरीके से। मेरे पास आते हैं सर मैसेज कि सर मैं पहले थ्योरी निपटाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा और फिर मैं लास्ट में टेस्ट दूंगा। अगर कोई बच्चा आज के दिन ऐसा सोच रहा है तो तेरे पास 2 ऑप्शन। पहला ये कि जो मैं कह रहा हूं ना वो कर ले, और अगर तेरा बड़ा मन ये है कि तू जो सोच रहा है तो वो करना चाहता है, तो इससे अच्छा ये कि जो कॉलेज मिल रहा हो, जो भी जेईई मेन में क्लास 12वीं के साथ आपकी जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से जो कुछ मिल रहा हो वो ले लो। अगले साल इससे भी बुरा होगा, वरना ठीक है साल भर लगने के बाद भी परसेंटाइल घट के आएगी। माँ जी बोलती ठीक, रेगुलर टेस्ट देने हैं अगर ड्रॉप ले रहे हो तो। जब भी टेस्ट देंगे उस टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि जितने सवाल गलत हुए उनको वापस से रीडू करेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखकर वापस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम 3-4 बातों का आइडिया लगाएं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके पास बड़ा जितने भी टेस्ट आएंगे, जो बड़ा रेगुलर टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जो भी आएंगे उसके अंदर लिखा रहेगा कि आपने जो रॉन्गली डन क्वेश्चन हैं उनके ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है, आपने जो क्वेश्चंस लीव किए हैं उन पर कितना टाइम स्पेंड किया है। अगर आपने इन सवालों पर अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो इट टेल्स यू कि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है, आपको सवाल छांटना नहीं आता। यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, पेपर में बेटा मान लो कि लेट्स से कि ना आपने मैथ से स्टार्ट किया, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर पता लगा कि मैथ सबसे टफ थी और केमिस्ट्री सबसे आसान थी, और केमिस्ट्री तक पहुंचते पहुंचते तो 3 घंटे खत्म ही हो गए। इट टेल्स यू कि है ना, इसका मतलब सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे? माँ के पेट से तो सीख के आए नहीं है, कैसे सीखेंगे? ऑफकोर्स टेस्ट देके सीखेंगे। टेस्ट में खूब सारी गलतियां करेंगे और तब जाके सारी बातें हम सीख कर आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज जो भी सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक्स हों उनको एक्नॉलेज करो और उन पर काम करो। नेक्स्ट इज बड़ा सवाल कर टेस्ट देते थे, अगर आपको कुछ वीक टॉपिक्स लगे कि हर बार ये मेरे से ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल गलत ही हो, तो पता लग गया ना
कि मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन ढंग से नहीं आता, वापस से उसकी थ्योरी पे जाओ, वापस से उसके सवाल प्रैक्टिस करो, सवाल जो आपसे खास तौर से पहली बार में गलत हुए थे उनके साथ टाइम और स्पेंड करो। ये सब कौन बताएगा बेटा? ऑफ कोर्स आपका टेस्ट बताएगा। टेस्ट बेटा कई प्रकार के होते हैं बेटा। अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो तो सबसे पहले लेक्चर के अंदर टेस्ट होगा, जिसे हम लेक्चर टेस्ट कहेंगे। फिर जब चैप्टर खत्म होगा तो बेटा चैप्टर का टेस्ट होगा, दैट इज नोन एज चैप्टर टेस्ट। उसके बाद हर 3 वीक के अंदर एक बार बेटा आपके पास पार्ट टेस्ट होगा, उसके अंदर उस 3 वीक में कितना पढ़ा है सिर्फ उसका टेस्ट होगा। और बिल्कुल जब लास्ट में सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा उस टाइम बेटा आपके पास फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, उसमें ऑफ कोर्स आपका पूरा ही सिलेबस आएगा। हालांकि बेटा फुल सिलेबस टेस्ट हम तभी स्टार्ट कर लेते हैं जब 90% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के बेटा आपके पास टेस्ट हैं, आप जहां भी पढ़ें बेटा कोशिश करें कि इस तरह के आपके पास टेस्ट वगैरह रहें। रिविजन स्ट्रेटेजी में बेटा कुछ खास बातें ध्यान रखनी है और जैसा मैं कहूं कोशिश करना कि वैसे ही फॉलो करें। सबसे बढ़िया रिवीजन अगर करना है तो आपके जो लॉन्ग क्लास नोट्स हैं वो सबसे बेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करने के बजाय जो आपने अपने खुद के हाथ से जो क्लास नोट्स बनाए हैं ना, जब जब मौका मिले उनको रीड करो। बच्चा बोलेगा सर बहुत टाइम लगता है मेरे को उसके अंदर, कोई बात, लगाओ टाइम। टाइम लगता है ये अपने आप में इस बात का इंडिकेशन है कि टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और पहली बार जब वो क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे तो लगेगा टी टाइम, अगली बार लगेगा t/2 टाइम, अगली बार लगेगा t/4 टाइम, अगली बार लगेगा t/8 टाइम, और 3-4 बार उन्हीं क्लास नोट्स को हम रिवाइज करेंगे तो हमें पहले से पता होगा कि पन्ना पलटने के बाद अगले पेज पे क्या लिखा है। एंड दिस इज द ऑफ कोर्स द अल्टीमेट एम, हमें जाना ही बड़ा ऑफ कोर्स इस तरफ है। अब उसमें कई बच्चे ठीक बेटा हर पेज पे ना वापस से रिसर्च करने लग जाते हैं, वही बैठे रहते हैं, तो बेटा तो ऑफ कोर्स बेवकूफी है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करें। जो चीज बढ़िया लगे, जो फॉर्मूला बढ़िया लगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगे, थ्योरम बढ़िया लगे, उसको अलग से बेटा किसी कॉपी के अंदर लिख लिया करो, और जो आपने अलग से कॉपी में लिखा है वही आपका शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो लॉन्ग नोट से होगा लेकिन शॉर्ट नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिख कर ही सीखते हैं, जब वो लिखते हैं तभी उनको याद रहता है। एंड बेटा लास्ट थिंग, रिवीजन के अंदर क्वेश्चंस भी करने चाहिए। सर कौन से करूं? लेट्स से कि आप है ना रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, और एक्सरसाइज 1 के अंदर लेट्स से बेटा आपके पास 40 सवाल थे, आपने उसमें से 30 सवाल सही कर दिए, 10 सवाल या तो आपके गलत हो गए, ये बेटा आपने उनको लीव कर दिया। ये जो 10 क्वेश्चन आपने गलत किया, लीव किए, जब जब मौका मिले तो इन सवालों को बेटा वापस से करने की कोशिश किया करो। जो सवाल आपसे पहली बार में सही हो गए थे उन पर आने की आज आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज बेटा व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहला पॉइंट बेटा मैं लिख ही दिया, बुक होल्डिंग। बहुत सारे बच्चे 11th क्लास के अंदर आप जब पहली बार आए होंगे आप खूब सारे बुक्स लेके आए होंगे, उसमें से बहुत सारी बुक्स जो है ना वो बेटा अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, उनके अंदर नई बुक वाली जो खुशबू है ना वो अभी भी उनके अंदर है, हम खोल के नहीं देखा है। ये वाली गलती फिर से रिपीट नहीं करनी है। बहुत सारी बुक्स को होल्ड करने की, इकट्ठा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज को बड़ा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके संस्थान ने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया है आप उसको फॉलो करें, 1-2 रिसोर्सेज को ही फॉलो करें, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो ना करें। नेक्स्ट बड़ा गलती है बीइंग परफेक्शनिस्ट। और जब तक ये रिलेटिव मोशन मेरे को समझ में नहीं आएगा मैं आके जाऊंगा, निपट चुके हो तो अगर ऐसा सोचते हो, ये रिलेटिव मोशन जब तक मेरे को ढंग से नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हो सकता है कि उस रिलेटिव मोशन का एक्चुअल जे के अंदर सवाल ही ना हो, और तू उसके चक्कर में अपनी पूरी तैयारी को दांव पे लगाने के लिए बैठा है। मैं कितना बावड़ा है तुम यार, कितना गधा आदमी है। और उस रिलेटिव मोशन में अगर कोई मान लो कोई बात ऐसी होगी जो पेच होगा, कोई पंगा होगा, वो कई बार आगे जाके समझ में आता है। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पता लगता है कि हाँ रिलेटिव मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो ऐसा था। टेक योर टाइम, उस जगह बैठे मत रहो, मूव ऑन करो। परफेक्शनिस्ट मत बनो कि जब तक ये ना समझ आएगा ना मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिकल बने, मूव ऑन करें, परफेक्शनिस्ट ना बने। सर मेरे क्लास में एक बच्चा बैठा है, ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं तो सर ना एक दिन के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 100 सवाल कर रहा हूँ, वो एक दिन के अंदर 200 सवाल कर रहा है। मैं भी जब तक 200 सवाल नहीं करूंगा ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तेरे को 200 सवाल करने के लिए ऑफ कोर्स जितना टाइम अभी तो दे रहा है उससे 2.5 गुना टाइम लगेगा। जैसे वो 2.5 गुना टाइम लगेगा बेटा वैसे ही तू सिलेबस में पीछे हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस के साथ चलना इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग परफेक्शनिस्ट। अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है, आपकी रिसेप्टिविटी अगर ठीक ठाक है तो आप 100 सवालों से भी चीजें सीख सकते हो। साथ चलना इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग ए परफेक्शनिस्ट। दूसरे बच्चों से इस बारे का कंपेरिजन नहीं करना। बार परफेक्शनिस्ट ना बने, ना बने, प्रैक्टिकल बने। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ड्रॉप क्यों ले? आप ड्रॉप इसलिए ले रहे हो कि 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था, और उसने निपटा दिया मामला। आपकी फिजिक्स बढ़िया थी, केमिस्ट्री बढ़िया थी, मैथ्स खराब थी आपकी, और आप ड्रॉप ले रहे हो। और ड्रॉप लेते ही फिजिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पहले से कुछ आती थी, अब वापस से पढ़ रहे हैं तो और मजा आ रहा है, और गहराई से पढ़ रहे हैं, कई बातें और पता लग रही है तो और मजा आ रहा है, तो और बुक्स कर रहे हैं ना, ठीक है, और खतरनाक सवाल कर रहे हैं। यही हाल केमिस्ट्री में। लेकिन ड्रॉप क्यों लिया था? ड्रॉप तो इसलिए लिया था ना कि मैथ्स खराब,
मैथ्स में नंबर नहीं है कि नहीं, इसलिए ड्रॉप लिया था ना। तो किस पे काम करना है? मैथ्स पे। अगर तुम मैथ्स पे काम नहीं कर रहे हो, मतलब मेरे मैथ्स बोलने का मतलब है कि मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि एक सब्जेक्ट आपका कमजोर है, अगर आप उस एक सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को आप खराब थे 11th-12th क्लास के अंदर, उसको अगर आप 13th क्लास में अगर इग्नोर कर रहे हो तो फिर ड्रॉप लेने का फायदा क्या हुआ? फिर तो बाकी बच्चों के लिए एग्जाम जो है वो 300 मार्क्स का है, तेरे लिए बेटा जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का है, तो कभी इससे कंपीट कर ही नहीं पाएगा। इस लाइन को याद रख लेना एक बार जो मैं बोलने वाला हूं। योर वीकेस्ट सब्जेक्ट इज योर रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आज के दिन, आप जिस दिन ड्रॉप लेना स्टार्ट कर रहे हो, उस दिन आपका जो सबसे वीक सब्जेक्ट है वही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या होगी। आपका एम ही होना चाहिए कि मेरा जो सब्जेक्ट सबसे वीक है ना, इस साल के एंड के दिन वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो अगर और ऑफ कोर्स समय देने पे सब स्ट्रॉन्ग होगा, वो अगर सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, आप आईआईटी ही जाओगे, आप आईआईटी के टॉप ब्रांच में जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से कर ही लोगे। ये वाला काम बेटा आपको करना ही है। वीकेस्ट सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा समय दें, पेशेंटली उसके साथ लगे, काम हो जाएगा। सोशल मीडिया को और डे ड्रीमिंग को बेटा बिल्कुल अवॉइड करें। ये आपके बेटा मेन कारण रहे हैं ड्रॉप लेने के पीछे, प्लीज इनको अवॉइड करें, है ना। सोशल मीडिया पर बकैती ना करें, यही कमेंटिंग करना, ये करना, वो करना, मैसेजिंग करना, ये करना, वो करना, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। डे ड्रीमिंग से थोड़ा सा बड़ा ना दूरी बनाएं। बच्चा सोचता रहता है कि यार मैं आईआईटी जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, 2 माइक्रोसेकंड उसने पढ़ाई नहीं की है, वो क्या सोच रहा है कि मैं आईआईटी जाके लट काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पढ़ाई कर ले। नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ फेलियर। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों है ना सीरीज में लगते हैं। लेट्स से 10 महीने की पढ़ाई में पहले 5 मंथ जो ना वो तो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे जेई तो मैं यूं निपटा दूंगा, मेरे को सब आता है, सिलेबस में पहले थ्योरी में पहले निपटा चुका था, इस साल तो सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन तो करना है। तो पहले 5 महीने तो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा है ना, मैं तो लठी काट। अगले 5 महीने फिर लगता है कि यार पहले 5 महीने में कुछ नहीं किया, अब तो कुछ होने से रहा। तो पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि बहुत टाइम पड़ा हो जाएगा, अगले 5 महीने के अंदर ये सोच रहे हो कि जब पहले 5 महीने में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या खाक कर लूंगा। तो इस चीज से दूर रहें, स्टे कंसिस्टेंट। जो आपको अब तक बताया गया है उस पूरे प्लान को फॉलो करें। दिन को कैसे प्लान करना है, वीक को कैसे प्लान करना है, थ्योरी कब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सारी बात बोली है, वही करना है। इन बातों में नहीं लेके रहना है। अगर शुरुआत में अगर और कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा निपट जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा बहुत सारे बच्चों को ऑफ कोर्स बर्नआउट होता है, बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। बीच में बेटा हल्की फुल्की ब्रेक लेते रहे। लेट्स से 3 घंटे लगातार पढ़ाई की, 20 मिनट ब्रेक ले लो। उस 20 मिनट के अंदर हो सकता है कि बेटा आप योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, बैडमिंटन खेल लो, स्प्रिंट करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में अगर बड़ा मान लो कि सोसाइटी के अंदर कोई स्विमिंग पूल है बेटा, फटाक से 20 मिनट के अंदर ना 2-3 बेटा ऐसे लैप्स मार के आप 20 मिनट नहीं तो चलो आधा घंटा कर लो। बट अगेन कुछ बेटा बीच में लगातार ब्रेक ले सकते हैं। और उन ब्रेक के अंदर अगर बेटर ये रहेगा कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, दैट कुड बी योगा, दैट कुड बी रनिंग, दैट कुड बी स्प्रिंटिंग, दैट कुड बी स्विमिंग, दैट कुड बी एनीथिंग। अगर बेटा मान लो लगातार 3 घंटे पढ़ो तो आप बेटा लगभग 20 मिनट के आसपास कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, तो बर्नआउट नहीं होगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पहले 3 घंटे पढ़ाई कर ले अब मैं 30 मिनट मोबाइल चलाऊं, वो बर्नआउट को बढ़ाएगा। 3 घंटे पढ़ने के बाद जो मैंने कहा ना कि 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है, उस ब्रेक के अंदर फोन नहीं चलाना। फोन तो बर्नआउट को और इंक्रीज करेगा, वो तो और थकाएगा। क्या करना है जो मैंने कहा करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बड़ा ऑफ कोर्स इस लास्ट साल के अंदर, बड़ा जो लास्ट साल ड्रॉप ईयर के अंदर मेंटली टफ रहेगा, है ना। आपको बड़ा अपनी मेंटल फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना है। थोड़ा मेंटली टफ रहेगा। आपके साथ वाले जो बच्चे होंगे, अगर कोई आईआईटी चला गया होगा तो बड़ा ऑफ कोर्स ना वहाँ से कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे फोटो डाल देगा, वो देखते डिप्रेशन में आ जाएगी। देखो तो वो आईआईटी जा रहा है, मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पीवीएस एनआईटी कर रहा हूँ, वो आईआईटी मजे कर रहा है। उसने भी ये चीजें पढ़ी थी ना 1 साल पहले, वो नहीं पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत। तो मैंने कहा ना सोशल मीडिया से अगर दूरी बनाओगे ना तो काफी हद तक तो मेंटली वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। मेन इशू तो सोशल मीडिया का क्या, मेंटली थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आप भी थोड़ा सा मेंटली टफ रहें कि मैं फेस कर लूंगा सब कुछ। पूरे साल बड़ा हल्के फुल्के ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट आएंगे, अकेलापन भी फील आएगा, बड़ा ऑफ कोर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आपके पास रहेगा। इलाज क्या है बड़ा ऑफ कोर्स, इलाज ये है कि रूटीन फिक्स रहे। आपकी बॉडी को पता हो कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम नहाना है, उसको एग्जैक्टली पता हो सब कुछ। एवरीथिंग शुड बी फिक्स्ड। लिव लाइक ए रोबोट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। एक वेल कोडेड रोबोट की तरह अपन को अगला अगर हम 1 साल निकालेंगे, हमारा सोने का टाइम फिक्स होगा, जागने का टाइम फिक्स होगा, पढ़ने का टाइम फिक्स होगा, पढ़ने के जो स्लॉट्स होंगे उनका टाइम फिक्स होगा, रिवीजन का टाइम फिक्स होगा। हर चीज़ अगर फिक्स होगी तो हम बड़े आराम से कंसिस्टेंटली मूव कर जाएंगे और हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। ये चीज़ें दिमाग में आएंगी। छोटे छोटे बड़ा ब्रेक्स लें। बड़ा ब्रेक्स में मैंने कहा ना कि ब्रेक्स के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स बड़ा टॉक टू योर टीचर्स एंड योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स। खास तौर से बड़ा टीचर्स से जरूर बात। मेरे पास तो ऐसे तक बच्चे हैं कि 2 बच्चे हैं, है ना, वो ग्रुप बना लेंगे, उसमें दोनों अपने आप को जोड़ देंगे, मुझे जोड़ देंगे, और उस रात को सोने से पहले उस ग्रुप में दोनों बच्चे ये लिख देते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में ये किया।
और वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सिर्फ उसे थम्स अप करता हूं। मेरे थम्स अप करने से ही उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऐसा आता है कि कोई मुझे देख रहा है ना, और हर वीक में 10 दिन में बता देंगे सर इतना इतना हो गया, दैट्स इतनी सी बात कर ली, इतना ही चाहिए था उसको। अपनी जो भी मन में शंकाएं थी, जो बातें थी, अपने टीचर से डिस्कस कर लो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, उनको बता दो कि मैंने इतना इतना पढ़ लिया, सर ये नहीं हो पाया, इतना नहीं पढ़ पाया मैं, इस वीक मैंने बहुत मक्कारी की, फिर सर आपको 1-2 गालियां दे देंगे, बस हो गया अपना काम, अब आप बड़े आराम से पढ़ लोगे। सो ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन है ना, वो लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से थोड़ी बहुत उल्हाना, डांट खाना इज टोटली हो। तो जब आप अच्छा कर रहे हो फटाक से बता दो, जब आप हल्का सा मक्कारी कर रहे हो तो फटाक से उनको बता के आ जाओ कि इस बार तो मैं इस वीक में बहुत ही मक्कारी की है, अब मैं ढंग से पढ़ लूंगा। तो अगेन ये वाले लगातार आप बातचीत अपने पेरेंट्स और टीचर से लगातार करते रहे। लास्ट बेटा पॉइंट मैं एक बार तो बोल ही चुका हूँ, बेटा पूरी लाइफ में थोड़े से प्रैक्टिकल बने, परफेक्शनिस्ट ना बने, एंड एक्सपेक्टेशंस कम रखें और एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तो आपका जो ड्रॉप ईयर होगा वो बहुत ही आराम से बढ़िया से निकल जाएगा। मैं बेटा लास्ट बात एक बोल दूं, जो अपना ऑनलाइन बैच लास्ट वाला जो होगा वो प्रवीण 5 आएगा अभी, और ये 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा। सिलेबस बेटा लगभग दिसंबर के एंड तक हम कर देंगे। एंड डेट बेटा ऑफ कोर्स बैच तो जुलाई तक ही चलता रहेगा, जब तक बेटा आपकी काउंसलिंग वगैरह नहीं आती। आप इसको कॉम्पिटिशन की ऐप या फिर i.competition से बाय कर सकते हो। बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो 7410900901 या बेटा 906-908 पे कॉल कर सकते हो, या फिर 4x8 4x021 पे भी कॉल कर सकते हो। मेरे से बेटा कोई बात रह गई हो, कोई छूट गई हो, आपको डिस्कस करनी हो, बेटा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। अदरवाइज जो मैंने गूगल फॉर्म दिया था उसको बेटा फिल कर देना, तो हम आपको एक ऑडियो मैसेज के थ्रू गाइड कर देंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।